Now our chapter is what? Process costing. क्या बेटा? Process costing. Now in process costing, what is process? First you should know that what is process. So beta, simple meaning, it's very simple, that process means a distinct manufacturing operation or stage. A distinct manufacturing operation or stage wise. That is what known as process. So process means a distinct manufacturing operation or stage. Means what? Like stage मतलब देखो, जैसे कोकोनट ऑयल आपको प्रोड्यूस करना है, कोकोनट ऑयल तो अपना फिनिश गुड्स हो गया, बराबर है, जो मार्केट में आपको देखो बिकता है, सेल होता है कोकोनट ऑयल। बेटा अब वो कोकोनट ऑयल बनाने के लिए पूरा प्रोसेस है, स्टेज वाइज स्टेज बनता है, वो स्टेज रहते हैं उसमें। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे स्टेज आएंगे? देखो, अगर आपको प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल करना है तो सबसे पहले तो जो कोपरा होता है, कोपरा वो निकालेंगे, कोपरा को क्रश करेंगे, बराबर। ऐसे थोड़ी कोकोनट ऑयल आ जाएगा डायरेक्टली। वो कोपरा निकालोगे, कोपरा को क्रश करोगे, बराबर है। कोपरा क्रशिंग करने के बाद एक स्टेज तो वो क्रशिंग का हो गया पूरा। क्रशिंग करने के बाद जो भी निकलेगा उसको रिफाइन करोगे, वो सेकंड प्रोसेस में चला जाएगा, रिफाइनिंग करना। रिफाइनिंग के बाद उसका फिनिशिंग दोगे तो फिनिशिंग थर्ड प्रोसेस में चला जाएगा, बराबर है। फिनिशिंग देने के बाद वो प्रोडक्ट तैयार होता है, फिर मार्केट में जाता है, ऐसे ही नहीं डायरेक्टली आ गया, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं? तो पूरा कोई भी, ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिसमें, बराबर है, रॉ मटेरियल आएगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, सब कुछ होगा, फिनिशिंग, रिफाइनिंग, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट फिनिश्ड होता है बेटा। ये ऑयल से रिलेटेड है तो रिफाइनिंग तो होना ही है, और अगर दूसरे भी प्रोडक्ट्स हुए तो उसमें रिफाइनिंग की जगह पे दूसरा कोई स्टेज आ जाता है, बस और कुछ नहीं। सो हमेशा याद रखो, प्रोसेस इज व्हाट, इट्स अ डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और स्टेज। क्या स्टेज देखा ना? स्टेज देखो इधर, एक पहला स्टेज हो गया, इसको बोलेंगे प्रोसेस 1, समझो ये कोपरा क्रशिंग प्रोसेस 1 हो गया, रिफाइनिंग हो गया प्रोसेस 2, फिनिशिंग हो गया प्रोसेस 3। So these all are a distinct manufacturing operation or stage. That is what process. That is why we can say that in process industries, the raw material, raw material goes through a number of process. Raw material goes through what beta? A number of process in a sequence. In a sequence. अब बेटा ये सीक्वेंस तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। क्या पहले फिनिशिंग होगा फिर कोपरा क्रशिंग करेगा? पॉसिबल है? नहीं। So we have to follow a sequence before the finished product is finally produced. जब तक फिनिश प्रोडक्ट्स मतलब आपका कोकोनट ऑयल तैयार नहीं हो जाता, तो आपको ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेजेस यू हैव टू फॉलो इट। दैट इज व्हाट प्रोसेस, दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? प्रोसेस। याद रखो, समझ गया? तो प्रोसेस क्या हो गया? प्रोसेस मींस अ डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और स्टेज। इन प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होगा बेटा? द रॉ मटेरियल गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन अ सीक्वेंस बिफोर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज फाइनली प्रोड्यूस्ड। एक सीक्वेंस में जाएगा जब तक फिनिश प्रोडक्ट फाइनली प्रोड्यूस नहीं होता, बराबर है। तो याद रखो, इन प्रोसेस इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन अ सीक्वेंस बिफोर द फिनिश प्रोडक्ट, जब तक फिनिश प्रोडक्ट फाइनली प्रोड्यूस नहीं होता। क्लियर? तो एग्जांपल भी देख लिया हमने। एग्जांपल क्या हो गया? लाइक प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग डिस्टिंक्ट प्रोसेस। सो व्हाट आर द प्रोसेस? पहला कोपरा क्रशिंग हो गया, रिफाइनिंग हो गया, देन फिनिशिंग हो गया। दैट इज व्हाट प्रोसेस, बराबर है। यही हो गया प्रोसेस, और इसी का अगर आप कॉस्टिंग फाइंड आउट करोगे तो दैट इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है? तो देखो, नाउ द नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या हो गया बेटा? Process costing is a method of costing. What is it? Process costing is a method of costing used to find out the cost of the product in each process. हर प्रोसेस में, जैसे अभी ये कोपरा क्रशिंग का प्रोसेस हो गया, उसमें क्या कॉस्ट लग रहा है, पूरे खर्चे का लिस्ट बनाओगे। लिस्ट मतलब क्या? अकाउंट बनाओगे। उस अकाउंट के बेसिस पे आप उसका कॉस्ट निकालोगे प्रोसेस का। सेकेंड प्रोसेस रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग में कितना खर्चा जा रहा है, क्या क्लोजिंग बचा है, व्हाटएवर,
उसका भी आप कॉस्ट निकालोगे। ऐसे हर प्रोसेस का कॉस्ट निकालना, बराबर है, मालूम पड़ा, हर प्रोसेस के कॉस्ट निकालने को ही आप बोलोगे प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या बेटा? प्रोसेस कॉस्टिंग। दैट इज व्हाई प्रोसेस कॉस्टिंग इज व्हाट? इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। व्हाट इज इट? It's a method of costing used to find out what beta? Used to find out the cost of the product in each process. याद रखना, क्या हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग? इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट। आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट। यू विल गोइंग टू फाइंड आउट द कॉस्ट इन ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस का क्या कॉस्ट लग रहा है, बराबर है, उसी को बोलते हो आप प्रोसेस कॉस्टिंग। दैट्स इट, दैट इज व्हाट नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। फिनिश? क्लियर? याद रखना, दिस इज व्हाट प्रोसेस कॉस्टिंग। ये माइंड में सबके फिक्स होना चाहिए। फिक्स 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 फिक्स, समझ गया? चलो अभी देखो, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हो उसके लिए देखो एक एग्जांपल दिया मैंने। जैसे प्रोसेस अकाउंट बनाया आपने, समझो ये आपका जो भी प्रोसेस है, रिफाइनिंग, फिनिशिंग या फिर कोई भी प्रोसेस, एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में क्या करना है आपको? सबसे पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट, रॉ मटेरियल खर्चा है तो डेबिट हो गया, आ रहा है तो डेबिट, खर्चा है तो डेबिट, बेसिक रॉ मटेरियल डेबिट, जितने खर्चे सब डेबिट करते जाओ। रॉ मटेरियल डेबिट हो गया, या फिर कुछ अपना नॉर्मल मटेरियल्स है वो डेबिट हो गया। लेबर का खर्चा, लेबर वेजेस, उसको बनाने के लिए जो लेबर वेजेस दिया वो भी डेबिट हो गया, खर्चे है ना बेटा। एक्सपेंसेस भी आपके डेबिट हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट हो गए, ओवरहेड्स हो गए, बराबर है। तो ये सब खर्चा क्या किया आपने? डेबिट कर दिया, बराबर है, सारे एक्सपेंसेस आपने डेबिट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, खर्चा डेबिट कर दिया आपने। अब क्या बोल रहा है? एबनॉर्मल गेन है आपको। व्हाट इज गिवन? एबनॉर्मल गेन। अब आप बोलोगे सर ये तो गेन है, ये तो क्रेडिट होना चाहिए। यस, क्रेडिट होना चाहिए, बराबर है। अब सुनो, ये एबनॉर्मल गेन किस में होता है? नॉर्मली यूनिट्स का होता है। किसका होता है बेटा? यूनिट्स का। तो इधर यूनिट्स में ये एक्स एक्स इधर नहीं डाला है, ये होना चाहिए इधर यूनिट्स में एक्स एक्स होना चाहिए, ठीक है, तो याद रखो। जैसे इधर देखो एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है एक्स एक्स, इधर भी एक्स एक्स होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल करोगे तो बताऊंगा, ये तो खाली एक फॉर्मेट है। तो फिलहाल अभी ये याद रखो कि बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, मटेरियल, लेबर, वेजेस, एक्सपेंसेस, ओवरहेड सब आपके खर्चे हो गए, तो सारे खर्चों को डेबिट कर दो। ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। हाँ, अब सुनो, गेन मतलब क्या? अगर यूनिट्स का गेन हो गया, आपके पास यूनिट्स का गेन हुआ, बराबर है, प्रोडक्शन में यूनिट्स एबनॉर्मली गेन हो गया, आपको आपने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हो गया, बराबर है, तो वहां गेन हो जाता है। तो गेन होगा तो यूनिट्स बढ़ जाएगा, यूनिट्स इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ जाएगा? तो मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन वाला फंडा यूज कर लेने का। समझा कि नहीं? एबनॉर्मल गेन हुआ तो यूनिट्स बढ़ गया, तो यूनिट्स बढ़ गया मतलब वो प्रोसेस में यूनिट्स अपना राइज हो गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इधर यूनिट ये दिख रहा है, ये एक्स एक्स रहेगा, इधर इधर मैं लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, यहाँ मेन है ये एक्स एक्स, ये यूनिट्स, यूनिट्स मेन है। फिर यूनिट्स के बेसिस पे अगर एबनॉर्मल गेन का जो भी रेट रहेगा, एबनॉर्मल गेन के लिए जो भी रेट रहेगा, उस रेट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? इसका प्राइस निकालते हैं, बराबर है। तो उसके लिए क्लोजिंग रेट लेते हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करोगे तो ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल अभी याद रखो, एबनॉर्मल गेन हुआ, अगर एबनॉर्मल गेन, बराबर है, तो यूनिट्स का गेन हो रहा है, यूनिट्स का गेन होगा तो याद रखना डेबिट व्हाट कम्स इन वाला फंडा। तो ये डेबिट हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि गेन हुआ तो प्रॉफिट तो क्रेडिट, यहाँ यूनिट्स का गेन हो रहा है। किसका गेन हो रहा है? यूनिट्स का गेन हो रहा है। किसका गेन हो रहा है बेटा? यूनिट्स का, याद रखो, किसका? यूनिट्स। चलो, तो ये हो गया अपना एबनॉर्मल गेन, क्लियर। क्रेडिट पे आ जाओ, क्रेडिट में देखो, क्रेडिट में पहला तो नॉर्मल लॉस। कभी भी याद रखो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल, नॉर्मल या एबनॉर्मल चीज आई तो वहां मतलब यूनिट्स का लॉस या गेन होगा। अब ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस मतलब वो तो होता ही है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नॉर्मल लॉस मतलब क्या? वो उतना लॉस आपको बिजनेस में प्रोडक्शन के टाइम पे होता ही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लॉस में देखो, सेम वही फंडा, नॉर्मल लॉस हुआ मतलब यूनिट्स जा रहा है, लॉस हो गया तो यूनिट्स गया, तो यूनिट्स गया तो क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिख रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझा? याद रखो, हमेशा याद रखना, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सेम फंडा। लॉस हुआ तो इधर लॉस मतलब क्या? यूनिट्स का लॉस। किसका लॉस? यूनिट्स, हाँ, यूनिट्स के बेसिस पे कंसिडर करने का।
तो यूनिट्स का लॉस हो मतलब यूनिट गया, तो यूनिट गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो एबनॉर्मल लॉस भी दिख रहा है, यूनिट गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नहीं तो क्या होता है, सब बेचारे कंफ्यूज होते बच्चे, क्यों पता है, अरे लॉस है सर, लॉस तो डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होना चाहिए, बरोबर फंड है, यस करेक्ट है। अब ये सब एक्सपेंसेस ही दिख रहे हैं ना, तो डेबिट किया है, तो सर ये आपने डेबिट क्यों नहीं किया, अभी तो लॉस है। बेटा यहाँ यूनिट्स, ये जो लॉस है ना वो यूनिट्स की बात करता है, किसकी बात करता है, यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स अगर आएगा, यूनिट्स का गेन होगा, बढ़ेगा तो डेबिट वर्ड कम्स इन, यूनिट्स का लॉस होगा, यूनिट्स गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये फंडा याद रखो रखो रखो, बस, समझा। तो याद रखना, तो नॉर्मल लॉस, यूनिट का लॉस हो गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एबनॉर्मल लॉस भी यूनिट का लॉस हो गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अभी देखो नॉर्मल लॉस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉर्मल लॉस मतलब वो होता ही है, उतना लॉस आपको होता ही है प्रोडक्शन करने के टाइम पे। बट एबनॉर्मल लॉस आपकी गलती की वजह से हुआ, आपने प्रॉपर मैनेज नहीं किया, प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं की, तो एबनॉर्मल लॉस आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं किया इसलिए हुआ, बराबर है, दैट इज योर फॉल्ट, ठीक है। हो गया तो क्या करे, अभी हो तो गया ना, हो गया मतलब उतना यूनिट्स तो गया आपका, दैट्स इट, क्लियर है। तो हमेशा याद रखना नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के बारे में, यहाँ यूनिट के बेसिस पे कंसिडरेशन होगा, किसके बेसिस पे, यूनिट्स के बेसिस पे, बराबर है। तो इसलिए यूनिट जा रहा है, दोनों में देखो दोनों लॉस हो रहा है, तो यूनिट जा रहा है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, गया तो क्रेडिट, और इधर गेन हुआ तो यूनिट्स आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यूनिट्स आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सिंपल फंडा, बस वही याद रखो, ठीक है। बस ये अकाउंट बनाओ और उसके बेसिस पे क्लोज करो, टैली करो, फिर जो भी आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। टैली करोगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। जैसे ये प्रोसेस 1 हो गया, समझो ये प्रोसेस 1 है, दिस इज व्हाट प्रोसेस 1, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस बनेगा तो प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में ये जो ट्रांसफर है, ये जो कैरिड डाउन इधर से है वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा, बस। सो दिस इज व्हाट फॉर्मेट, ऐसे ही फॉर्मेट आपको भरना है जब सम सॉल्व करोगे, तो बेसिक फॉर्मेट है ये, बराबर है। तो ये फॉर्मेट सब लोग रिव्यू करके रखो, ये अपने को यूज होगा प्रैक्टिकल में, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम पड़ा क्या। तो हमेशा याद रखो फॉर्मेट में, पहला तो इनपुट फिक्स है आपका बेसिक रॉ मटेरियल, फिर नॉर्मल जो भी मटेरियल्स आपने इंट्रोड्यूस किया है वो तो होगा ही, और जो भी अदर मटेरियल्स का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, एक्सपेंसेस का खर्चा, बराबर है कि नहीं, वॉट एवर। देख रहे हो इधर बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस मतलब यूनिट्स आया, आया डेबिट वर्ड कम्स इन, प्रोसेस में आया, फिर जो भी मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एक्सपेंस का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा, जितने भी खर्चे है डेबिट। बट मैंने क्या बोला याद रखना, अब बोलोगे ये लॉस है सर, ये भी तो लॉस है तो डेबिट होना चाहिए, यहाँ इधर जो नॉर्मल लॉस है अबनॉर्मल लॉस की बात हो रही है, वो कौन सा, यूनिट्स का लॉस, यूनिट्स, यूनिट्स गया, यूनिट्स गया 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 गया, तो क्रेडिट। और एबनॉर्मल गेन, इधर जो गेन हो रहा है वो किसकी बात हो रही है, यूनिट्स के गेन की, तो यूनिट्स का गेन हुआ, गेन 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 बढ़ा, बढ़ा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो प्लस हो गया बेटा, प्लस हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो देखो, जैसे बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस यूनिट्स के बेसिस पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इधर बेसिक मटेरियल आपने डाला था 10,000 और एबनॉर्मल गेन हुआ 1,000, तो कितना यूनिट हो गया आपके पास, 11,000 यूनिट्स है, उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया समझो कितना, 500, नॉर्मल लॉस 500 हो गया और एबनॉर्मल लॉस भी 500 हो गया, तो कितना 11,000 माइनस 500, 500 कितना 1,000, तो फाइनली कितना यूनिट्स आया इस प्रोसेस में, 10,000 यूनिट्स, दैट्स इट, 10,000 यूनिट्स आ गया, बस, समझा, याद रखने का। तो ये चीज याद रखो। हाँ, और एक चीज हमेशा याद रखना, जो नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस, उसमें जो रेट आता है ना, रेट, अब नॉर्मल लॉस मतलब क्या, ये लॉस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होता ही है। तो ये नॉर्मल लॉस हमेशा क्या होता है, जो बच गए माल जिसको कंट्रोल नहीं कर सके, प्रोडक्शन में कुछ सामान निकल जाते हैं ना, नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उसको हम स्क्रैप में बेच देते हैं, स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू पे, रेसिडुअल वैल्यू पे। तो यहाँ नॉर्मली रेट आपको हमेशा स्क्रैप का ही मिलेगा, स्क्रैप रेट, क्या, रेसिडुअल वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू है वही रेट मिलेगा, समझा। और बाकी ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ये हमेशा जो क्लोजिंग रेट रहेगा, मतलब जो कॉस्ट पर यूनिट का रहेगा, वो जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे, बराबर है, वो कैसे निकालते हैं, उसका एक पूरा स्टेप है, कॉस्ट पर यूनिट के रेट पे वो आएगा, तो वो करेंगे, वो देखेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। तो ये हो गया बेटा आपका फॉर्मेट, दिस इज व्हाट योर फॉर्मेट।
बराबर है। फिर उसके बाद अब ये करने के बाद आपको देखना है क्या, क्या देखना है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है आपको, व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद, हाँ, अब ये तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि व्हाट इज एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन मतलब क्या, हमेशा याद रखो एबनॉर्मल गेन, देखो एबनॉर्मल वर्ड आया, पहले तो नॉर्मल वर्ड समझो, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस हमेशा याद रखो, नॉर्मल चीज मतलब क्या, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉमन है, वो हो जाता है। बट एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, बराबर है, वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप प्रॉपर मैनेज नहीं करोगे तो आपको एबनॉर्मल लॉस होएगा, अगर आप प्रॉपर कंट्रोलिंग मैनेजमेंट कर रहे हो तो एबनॉर्मल क्या होगा, आपको गेन होगा, गेन। तो एबनॉर्मल गेन अपने लिए अच्छी बात है, बट एबनॉर्मल लॉस अपने लिए अच्छी बात नहीं है। तो एबनॉर्मल गेन कभी होता है, याद रखो, अगर आपका एक्चुअल आउटपुट इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज मोर देन द नॉर्मल आउटपुट। क्या बोल रहा है कि अगर आपका एक्चुअल आउटपुट जो है, एक्चुअल आउटपुट वो ज्यादा है नॉर्मल आउटपुट से, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। बराबर है। अरे नॉर्मल सी बात है ना बेटी, देखो सिंपल सा फंडा है, देखो क्या बोल रहा है, एक्चुअल आउटपुट समझो, आपने क्या सोचा था कि नॉर्मली मेरे पास कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, 1000, बट आपको कितना मिला, 1200। तो 1200 मिला तो कितने का एबनॉर्मल गेन हो गया, आपको 200 का एबनॉर्मल गेन हो गया, दैट्स इट। मतलब एक्चुअल आउटपुट इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज मोर देन द नॉर्मल आउटपुट, दैट्स इट, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन मतलब आपका प्रॉपर मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी अच्छी है, बराबर है, तो उसकी वजह से आपको एबनॉर्मल गेन होता है। और एबनॉर्मल गेन से आप क्या कर सकते हो, आपका जो नॉर्मल लॉस हुआ है ना, नॉर्मल लॉस जो होता ही है, उसको सेट ऑफ भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। और एबनॉर्मल गेन हमेशा याद रखो, प्रॉपर मैनेजमेंट एफिशिएंसी कंट्रोलिंग ये सब के रीजन से ही होता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, टेक्नोलॉजी अच्छी है आपके पास, दैट इज दैट इज द मेन फैक्टर। सो याद रखो एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन तो समझ गया ना, एबनॉर्मल लॉस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बस, बराबर है कि नहीं। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या हो जाएगा कि एक्चुअल आउटपुट कम हो गया नॉर्मल आउटपुट से, जितना हमने सोचा था उससे कम निकला, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो उसमें आपका एफिशिएंसी बराबर नहीं होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, बराबर है, वॉट एवर, देर मे बी, देर आर सो मेनी रीजंस, देर मे बी सो मेनी रीजंस, ठीक है। सो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एबनॉर्मल गेन, सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो सी है, अभी एक पॉइंट है जॉइंट प्रोडक्ट्स। व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट्स, two or more products separated in the course of processing, each having a sufficiently high sellable value to merit recognition as a main product। अभी देखो क्या बोल रहा है बेटा, जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो तो प्रोडक्शन करते करते आपको जो भी साइड बाय साइड यूनिट जनरेट हो रहा है, अदर यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग। आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें आपको और भी यूनिट्स निकल रहे प्रोडक्शन करते टाइम पे, साइड बाय साइड, बराबर है, टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के टाइम पे होता है, निकलते हैं। तो और उसका अगर हाई सेलेबल वैल्यू है, उसका अगर इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है उसका, बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, उसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। अब ऐसे क्या, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे समझ लो इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री है, बराबर है, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वहां पेट्रोल भी मिलेगा, पेट्रोल निकलेगा, डीजल ऑयल निकलेगा, केरोसिन ऑयल निकलेगा। अब ये तीनों प्रोसेसिंग तो भाई क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री रिफाइन कर रहे हैं वो लोग। अब उससे क्या मिल रहा है उनको, देखो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल ऑयल भी मिल रहा है, केरोसिन ऑयल भी, और तीनों का इंपॉर्टेंस है, तीनों का सेलेबल वैल्यू अच्छा है, बराबर है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा, जॉइंट प्रोडक्ट्स, याद रखो, बराबर है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मालूम पड़ा कि नहीं, तो फिलहाल ये एग्जांपल याद रखो, वुड का एग्जांपल याद रखो, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वुड ऑब्टेन फ्रॉम अ सेम काइंड ऑफ ट्री। एक ही पेड़ से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ, देख रहे हो, सेम काइंड ऑफ ट्री से डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वुड आपको जनरेट हो सकता है प्रोसेसिंग करते टाइम पे। यस, प्रोडक्शन ऑफ बटर चीज एंड क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये भी देखो, ये तो डेली लाइफ का एग्जांपल है। मिल्क से, मिल्क का अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो टू और मोर प्रोडक्ट्स में देखो, चीज हो गया,
बटर चीज हो गया, क्रीम हो गया, ये सब निकल सकता है ना, बराबर, निकलता ही है, निकल सकता क्या है। तो उन सबका एक अच्छा वैल्यू होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है, बराबर है। उनका इंपॉर्टेंस होता है, मतलब वो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कभी भी याद रखो, प्रोसेसिंग करते टाइम पे, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना, प्रोसेसिंग करते टाइम पे 2 और मोर प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं और उनका अगर इंपॉर्टेंस है, उसका हाई सेलेबल वैल्यू है, सफिशिएंटली हाई सेलेबल वैल्यू है उस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, जो मेन प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में उसका वैल्यू है, तो नॉर्मल सी बात है, वो प्रोडक्ट्स क्या कहलाएगा, जॉइंट प्रोडक्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स, बराबर है। तो एग्जांपल भी देख लिया, बहुत सारे एग्जांपल है, फिलहाल ये बेसिक एग्जांपल याद रखो। और बाय प्रोडक्ट्स मतलब क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स मतलब आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हो उसकी वजह से कुछ दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बराबर है, छोटे मोटे वैल्यू का आइटम निकल रहा है। अरे भाई, प्रोडक्शन करते हो ना, प्रोसेसिंग करते हो ना, तो जो आप मेन प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग कर रहे हो, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, स्क्रैप टाइप या ये सब टाइप, तो उसका एक वैल्यू होता है, बराबर है कि नहीं। तो अगर ग्रेटर वैल्यू है तो जॉइंट प्रोडक्ट्स, लेस वैल्यू है तो बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट्स है क्या, बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू। क्या है बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू विच emerge इंसिडेंटली इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में कोई साइड बाय साइड जो प्रोडक्ट निकल रहा है, बट उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस, मतलब हाई वैल्यू नहीं है, स्मॉल वैल्यू, छोटा मोटा वैल्यू, बराबर। आप चाहे तो उसको बेच सकते हो, किसी दूसरे इंडस्ट्री को बेच सकते हो, वो जो बाय प्रोडक्ट्स होगा वो किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, तो उससे आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, बराबर है, बट वो स्मॉल वैल्यू का रहेगा। सो इट्स अ सब्सिडियरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स को, इट्स अ सब्सिडियरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट arises as a result of manufacture of the main product। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जब मैन्युफैक्चर करोगे आप मेन प्रोडक्ट, तो साइड बाय साइड वो निकलता है, राइट है, मालूम पड़ा। और इसका स्मॉल वैल्यू होता है, इतना कोई इंपॉर्टेंस वैल्यू या हायर इंपॉर्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, जैसे क्या, बाय प्रोडक्ट्स आर व्हाट, मोलासेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। शुगर आप बनाओगे, जब मैन्युफैक्चर कर रहे हो शुगर, शुगर किससे बनेगा, शुगर केन से बनेगा, शुगर का प्रोसेसिंग कर रहे हो, बना रहे हो, तो साइड बाय साइड आपको मोलासेस भी निकलता है। तो मोलासेस का हायर इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सेल करके कुछ ना कुछ जनरेट हो जाएगा, ये है मोलासेस। मोलासेस कितने इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, समझा कि नहीं, मोलासेस पता है ना सबको, मालूम पड़ा कि नहीं। तो बाय प्रोडक्ट्स आर व्हाट, मोलासेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। फिर क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ऑब्टेन्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। अब आपने देखा है शुगर बनाते टाइम पे, अब वो जो शुगर केन होता है, वो शुगर बनाते टाइम पे आपको मोलासेस, गुड़ विड़ सुना ना, गुड़ सुना ना, गुड़ वो निकलता है सब, तो वो सब उसके क्या है, बाय प्रोडक्ट्स है। ग्लिसरीन ऑब्टेन्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। अब देखो, आप सोप का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो सोप की मैन्युफैक्चरिंग में भी एक साइड बाय साइड प्रोडक्ट जो निकलता है, ग्लिसरीन, वो भी आपके लिए क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्मॉल वैल्यू आप जनरेट कर सकते हो बेच के। fruit oil, fruit oil recovered during the peeling remove thin outer covering or part of a processed fruit। अब देखो, फ्रूट को जब भी प्रोसेस करोगे तो कुछ फ्रूट ऑयल निकलता है, वो फ्रूट ऑयल भी क्या हो गया, ड्यूरिंग द पीलिंग, मतलब उसको पूरा थिन आउटर कवरिंग, वो सब प्रोसेसिंग होता है। जब इंडस्ट्री में लेके जाऊंगा ना, उधर दिखाऊंगा तो सब मालूम पड़ेगा कैसे क्या होता है। तो वो सब फ्रूट ऑयल जो निकल रहा है ना बेटा, वो भी आपके लिए बाय प्रोडक्ट्स हो गया। तो वो फ्रूट का प्रोसेसिंग कर रहे हो तो निकलेगा ना बेटा। सो दीज ऑल आर बाय प्रोडक्ट्स, जिसका स्मॉल वैल्यू होता है, बराबर है। अभी देखो, स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन हार्वेस्टिंग, ग्रेन हार्वेस्टिंग होता है जब भी, तो उसमें से स्ट्रॉ निकलता है, वो स्ट्रॉ भी आपका क्या है, बाय प्रोडक्ट्स है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो ऐसे बाय प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स मालूम पड़ा। तो हमेशा याद रखो, बाय प्रोडक्ट्स आपका क्या है, ये भी प्रोसेसिंग में निकलेगा। गुड्स प्रोड्यूस करोगे, जब करोगे मेन प्रोडक्शन करोगे, तो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ निकलता है, लेकिन उसका अगर स्मॉल वैल्यू है विच इमर्जेस इंसिडेंटली इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट्स, स्मॉल वैल्यू है ना, ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो वो बाय प्रोडक्ट्स हो गया। कौन सा प्रोडक्ट्स हो गया बेटा, बाय प्रोडक्ट्स, याद रखना, बराबर है। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स मतलब जिसका अच्छा वैल्यू है, इंपॉर्टेंस वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हायर वैल्यू है। बाय प्रोडक्ट्स मतलब जिसका कम वैल्यू है, बराबर है। तो याद रखो, जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स
फिर उसके बाद आ जाओ, अब ये आपको क्वेश्चन में देखो, जब आप सम सॉल्व करोगे तो ये वर्किंग नोट्स होगा आपके लिए, दिस एंड दिस, ये वर्किंग नोट याद रख लो। आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का सम चाहे कहीं से भी आ जाए, बस ये वर्किंग नोट याद रखो, आप लोग आराम से कर लो, बराबर है। ये एक स्टेप है, बस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसको वर्किंग नोट याद रखेगा तो सबसे बेस्ट। कैसा भी सम आए, किधर से भी आए, कुछ भी हो, ये वर्किंग नोट का स्टेप फॉलो करो, अपना आराम से करो, कोई टेंशन ही नहीं। तो क्या है पहला वर्किंग नोट, फॉर्मेट ऑफ क्वांटिटी रिकंसिलेशन इन यूनिट्स। अब क्वांटिटी रिकंसिलेशन अगर अपने को करना है, नॉर्मल सी बात है, प्रोसेस में आपको क्वांटिटी रिकंसिलेशन करना ही पड़ेगा, और क्वांटिटी है मतलब यूनिट्स में होगा। तो देखो फॉर्मेट क्या है, नंबर पर्टिकुलर्स, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। सबसे पहला क्या होगा, इनपुट लेना है, क्या लेना है, इनपुट। इनपुट कितना है हर प्रोसेस का, तो पहले आपको पहले पहले प्रोसेस 1 खत्म करना है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, लाइक दैट। तो इनपुट जो रहेगा वो फर्स्ट स्टेप हो गया। उसमें से नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस हो गया वो माइनस कर दो, ये नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है। जैसे ये 10,000 है और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 10%, तो कितना हो गया 1,000। तो ये 10,000 माइनस 1,000 करोगे तो क्या आएगा, नॉर्मल आउटपुट, व्हाट वी विल गेट, नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, अब नॉर्मल आउटपुट आ गया ना, नॉर्मल आउटपुट में से देख रहा है ये नॉर्मल आउटपुट आ गया। अब क्या करो, एक्चुअली आउटपुट कितना मिल रहा है, ये तो नॉर्मल आउटपुट इतना मिलना चाहिए, बट एक्चुअल कितना मिला। अब समझो नॉर्मल आउटपुट 1000 है और एक्चुअल 1200 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपको, एबनॉर्मल गेन, तो नीचे आ जाएगा एबनॉर्मल गेन। कम मिलेगा तो एबनॉर्मल लॉस, बस। तो ये स्टेप फॉलो रखने का, ये स्टेप याद कर लो बेटा। इनपुट होगा, इनपुट में से नॉर्मल लॉस का यूनिट माइनस कर दो, तो नॉर्मल आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉर्मल आउटपुट। उसके बाद क्या करो, उस नॉर्मल आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करो, that normal output will be compared through actual output। उससे कंपेयर करो, अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हुआ तो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट कम होगा तो नॉर्मल सी बात है ना, एक्चुअल आउटपुट कम होगा तो एबनॉर्मल लॉस, दैट्स इट। ये किसका हो गया, फॉर्मेट ऑफ व्हाट, क्वांटिटी रिकंसिलेशन, दिस इज व्हाट। नाउ व्हाट, फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। सीपीयू कैसे निकालना है, सीपीयू सिंपल सा फंडा है। सीपीयू निकालने के लिए सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रोसेस लोगे, व्हाट यू विल गोइंग टू टेक, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में क्या करना है आपको, सिर्फ डेबिट साइड का टोटल जो है ना, डेबिट साइड का टोटल अमाउंट का, ये रुपीज में रहेगा। सीपीयू किस में रहेगा, सब आपको रुपीज में। और ये जो क्वांटिटी रिकंसिलेशन होता है वो किस में होता है, यूनिट्स में। कॉमन सी बात है ना, क्वांटिटी रिकंसिलेशन होता है यूनिट्स में ही होगा, और ये सीपीयू है तो रुपीज में रहेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ले लो, ठीक है, जो भी डेबिट साइड का टोटल है। अब उस कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में से क्या करोगे आप, लेस नॉर्मल लॉस का वैल्यू माइनस कर दो। लेस क्या, नॉर्मल लॉस वैल्यू, ठीक है, जो भी नॉर्मल लॉस हुआ है उसका वैल्यू कितना आया वो माइनस कर दो, ठीक है, नॉर्मल लॉस वैल्यू। तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में से अगर नॉर्मल लॉस वैल्यू माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट कॉस्ट। क्या मिलेगा आपको, नेट कॉस्ट। अब नेट कॉस्ट आ गया ना, अब क्या करो, नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर दो। जो नॉर्मल आउटपुट है आपको, ये जो नॉर्मल आउटपुट इधर मिलेगा ना बेटा, ये नॉर्मल आउटपुट, उससे क्या करो आप, नेट कॉस्ट को डिवाइड कर दो कि नॉर्मल आउटपुट इतना होना चाहिए। अब इस नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा, बस। मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपका बेस क्या रहेगा, नॉर्मल आउटपुट, क्योंकि नॉर्मल आउटपुट मतलब इतना मिलना चाहिए आपको, तो दैट विल बी व्हाट, योर बेस। तो याद रखो सीपीयू कैसे निकालना मालूम पड़ गया सबको, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस लेस नॉर्मल लॉस वैल्यू, तो नेट कॉस्ट आ जाएगा, फिर नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करके क्या मिल जाएगा आपको, सीपीयू। ये स्टेप फॉलो रखना। और ये सीपीयू का बड़ा यूज है भाई, सीपीयू किधर किधर यूज होगा ये भी याद रखो। ये देखो सीपीयू कहाँ कहाँ यूज होगा, सीपीयू का जो रेट आएगा ना, कॉस्ट पर यूनिट का रेट कहाँ का यूज होगा, एबनॉर्मल लॉस के लिए, एबनॉर्मल गेन के लिए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल लॉस के लिए सीपीयू का रेट यूज होगा, एबनॉर्मल गेन के लिए यूज होगा। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में जो आउटपुट ट्रांसफर करोगे उसके उसका अमाउंट निकालने के लिए इसका रेट यूज होगा। आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे हो वहां भी सीपीयू का रेट यूज होगा। आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, फिनिश गुड्स मतलब जो फिनिश स्टॉक होगा उसमें भी ट्रांसफर करने के लिए आपको सीपीयू का रेट यूज होगा। क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी आपको सीपीयू का रेट यूज होगा। अरे बाबा कितना इंपॉर्टेंट है बाबा सीपीयू, राइट। सो दैट इज व्हाई सीपीयू का स्टेप याद रखो, निकालते कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ओनली डेबिट साइड टोटल, देन नॉर्मल लॉस वैल्यू माइनस क्या, तो नेट कॉस्ट,
फिर नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करके सीपीयू मिल जाएगा। और इसका रेट आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, याद रखना सब लोग, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब में आपका रेट यूज होगा। तो ये सब बेसिक फंडा याद रखना है आप सबको, बेसिक फंडास, दीज ऑल बेसिक फंडास यू हैव टू रिमेंबर इट।